दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में कई औद्योगिक त्रासदियां यानी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन बात अगर दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी की होती है तो आज भी 36 साल के बाद भोपाल गैस त्रासदी का नाम सबसे पहले आता है। वो भयानक हादसा जिसके बारे में हमने और आपने केवल सुना और किताबों में पढ़ा है, लेकिन जिन पर ये बीता और जिन्होंने इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा, वो भोपाल वासी आज भी इसे याद करके सिहर उठते हैं। एक हादसा जिसमें आज तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि इसमें कितने लोग मारे गए। सरकार कहती है कि इस गैस ट्रेजेडी में 3800 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य और अहम सूत्रों की माने तो इस हादसे में कम से कम 25,000 लोगों की जानें चली गई थी और 5 लाख लोग जहरीली गैस की चपेट में आए, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से अपंग बना दिया। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस भयानक रात से, जब आधी रात को भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव होता है। वो जहरीली गैस जो सांस के द्वारा अगर किसी के शरीर में जाती है तो पल भर में ही किसी भी जीव का श्वसन तंत्र कुछ इस तरह से डैमेज करती है कि पहले तो उसकी सांसें थमने लगती है, फिर उल्टियां आती हैं और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसकी मौत भी हो जाती है। अब क्योंकि यूनियन कार्बाइड कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड बनाने वाली एक कंपनी थी, तो ऐसे में यहाँ अमोनिया जैसी गैसों का होना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन जो स्वाभाविक नहीं था और जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी वो थी MIC, जो उस रात भोपाल की हवा में घुल गई। इसका पता लोगों को तब चला जब हर घर से खांसने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जब हर घर से लोग निकलकर अस्पताल की ओर भागने लगे। किसी को आंखों में जलन थी तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था, और जब तक ये पता चलता कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली गैस MIC को निकले हुए अब 2 घंटे बीत चुके थे और इसने अब तक शहर के 8 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ये दृश्य कितना भयावह होगा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फैक्ट्री के करीब बने 2 बड़े अस्पताल हमीदिया और JP हॉस्पिटल आधी रात को ही मरीजों से खचाखच भर चुके थे, जहां आंखों की जलन से लेकर मुंह से झाग निकलते हुए मरीजों की एक लंबी कतार थी, जो अब एक एक करके मरना भी शुरू हो चुके थे, क्योंकि रोग कुछ और था और इलाज कुछ और ही किया जा रहा था। सैकड़ों लोग तो ऐसे भी थे जो घर से अस्पताल जाने को तो निकले, लेकिन वहां कभी पहुंच ही नहीं पाए और बीच सड़क पर ही दम तोड़ते हुए मर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये कयामत आखिर अचानक आई कहां से, और जब तक कुछ समझ आया तब तक 3000 भोपाल वासी मारे जा चुके थे। हालांकि इस गैस कांड के बाद जो नुकसान हुआ उसका तो इतिहास गवाह है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह क्या थी, इसके बारे में अगले ही दिन से कहानियां गढ़ी जाने लगी। कंपनी से लेकर सरकार तक और सरकार से लेकर आमजन, सभी लोग इसके पीछे की वजह बताने में लग गए। कंपनी के मालिक वोरेन एंडरसन ने तो इसे सीधे तौर पर वर्कर्स की लापरवाही बताया, तो वहीं कुछ लोगों का आज भी ये दावा है कि कंपनी ने कुछ पैसों के लालच के चलते सुरक्षा मानकों से समझौता किया, जिसने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया और लाखों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप में कई दिन बीत गए। एंडरसन, जिसे आज भी इस कांड का मुख्य दोषी माना जाता है, उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी भी किसी खाना पूर्ति से कम नहीं थी, और जो एंडरसन हादसे के समय भारत में ही मौजूद था, इसके कुछ ही दिनों के बाद उसे अमेरिका भगा दिया गया, जो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन इसके पीछे का सच क्या था ये जानना अब भी बाकी था, और इसे उजागर किया भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने। वो पत्रकार जो यूनियन कार्बाइड पर पिछले कई सालों से नजरें बनाए हुए था। उन्होंने बताया कि इस हादसे की शुरुआत 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 साल पहले ही हो चुकी थी। साल 1969 में लगी इस फैक्ट्री का पहला मामला साल 1976 में सामने आ गया था, जब फैक्ट्री के द्वारा हो रहे प्रदूषण और नुकसान का मुद्दा खुद ट्रेड यूनियन ने उठाया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और मामले को दबा दिया गया। इसी तरह साल 1982 में 24 वर्कर और एक इंजीनियर इसी जहरीली गैस की चपेट में आकर मारे गए थे, लेकिन इसे भी दबा दिया गया। इस खबर को राजकुमार ने कवर तो किया था, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, और इसी तरह भयावह गैस कांड से पहले छोटे छोटे हादसे इस फैक्ट्री में लगातार होते रहे। राजकुमार के दाव से ये तो साबित हो गया था कि गलती यूनियन कार्बाइड की ही थी, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ था कि यूनियन कार्बाइड, जिसके प्लांट उस समय दुनिया भर में लगे हुए थे, और MIC एक ज्वलनशील और खतरनाक गैस है, ये बात भी सभी जानते थे, और तो और भोपाल प्लांट में लगा सेफ्टी सिस्टम भी पूरी तरह से चाक चौबंद था। तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? तो जैसे ही एंडरसन ने अमेरिका में बैठकर ये दावा किया कि ये सब कुछ उनके खिलाफ एक साजिश है, तो इस पर भारत में बैठी ट्रेड यूनियन भड़क गई और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो एक इंडिपेंडेंट जांच करवाएंगे, जिसके लिए ट्रेड यूनियन ने मशहूर अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर माइकल राइट को भारत बुलाना चाहा, ताकि वो सच का पता लगा सके। लेकिन यूनियन ने अभी राइट के बारे में सोचा ही था कि इससे पहले ही ये खबर चारों ओर फैल गई, जिसके बाद अथॉरिटीज ने माइकल राइट को वर्क वीजा देने से साफ इनकार कर दिया, जो कहीं ना कहीं ये इशारा था कि यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि राइट सच से पर्दा उठाएं। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन शायद किसी की अंतरात्मा
अंतरात्मा को नहीं खरीद सकता, खासकर उसकी जो बिकाऊ ना हो। जैसे माइकल राइट की अंतरात्मा जो बिकाऊ ना होने के साथ साथ बेचैन भी थी, ये जानने के लिए कि आखिर भोपाल में ऐसा क्या हुआ कि एक गैस प्लांट ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए माइकल राइट गुप्त रूप से एक टूरिस्ट बनकर भारत आई और इसकी जांच में लग गई। और जैसे ही माइकल राइट ने भोपाल में कदम रखा तो वहाँ की हालत देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था भोपाल की हालत उससे कहीं ज्यादा बुरी थी। लेकिन राइट ये भी जानते थे कि उनके पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए राइट हर उस वजह को ढूंढने में लग गए जिसके कारण ये भयानक हादसा हुआ था। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें प्लांट में घुसने की इजाजत नहीं थी। लेकिन राइट ने जल्द ही इसका भी उपाय खोज लिया। उन्होंने बिना प्लांट में जाए ही प्लांट की फोटो, टेक्निकल ऑपरेटिंग मैनुअल्स, वर्कर्स और उस रात मौजूद स्टाफ के खुफिया इंटरव्यूज और इंडियन इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट, जिनके अनुसार MIC टैंक में पानी जमा होने की वजह से ये हादसा हुआ था, इन सभी दस्तावेजों को एक साथ इकट्ठा किया। और इनके अध्ययन के बाद वो समझ गए कि 3 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। राइट ने बताया कि हादसे से करीब 3.5 घंटे पहले एक शिफ्ट वर्कर अपनी रूटीन ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें वो सभी पाइप्स में पानी भरता है ताकि पाइप्स की सफाई हो सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके द्वारा फेंके गए पानी से पाइप्स की सफाई नहीं हुई थी, बल्कि वो पानी तो जाइंट अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में जा चुका था, जो खतरनाक गैस MIC से भरा हुआ था। क्योंकि जिस जंपर लाइन के द्वारा पानी टैंक तक पहुंचता था उसे स्लिप ब्लाइंड नाम की एक मेटल प्लेट से अलग किया जाता था, लेकिन उस रात वो प्लेट वहां मौजूद थी ही नहीं। वहीं पानी के जोरदार बहाव के साथ पाइप्स में लगा जंग भी E610 नाम के उस टैंक में चला जाता है, जहां पहले से ही 42 टन MIC गैस मौजूद थी। और जैसे ही लोहा और MIC गैस आपस में मिलते हैं तो इसके अंदर एक ऐसे रिएक्शन की शुरुआत हो जाती है जो अगले 1 घंटे के अंदर ही इस टैंक में गैस का भूचाल पैदा कर देता है, जिसके कारण फिर वो जहरीली गैस उबलकर बाहर की ओर निकलने लगती है। लेकिन फैक्ट्री वर्कर अभी भी इसे एक माइनर लीकेज ही समझते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद रीडिंग अभी भी यही बता रही थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी कुछ देर बाद अचानक ये रीडिंग्स तेजी से बदलने लगती है और कुछ ही देर में अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जा पहुंचती है। अब यहाँ वर्कर्स को समझ आता है कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, जिसे घटने में तब मात्र आधा घंटा ही रह गया था। हालांकि कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन दे को तब भी ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि MIC गैस वेंट स्क्रबर में जाकर निष्क्रिय हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो जहरीली गैस वेंट को पार कर फ्लेयर टावर तक पहुंच जाती है, जहां अब ये भयानक हादसा होने में मात्र 15 मिनट बचे थे। लेकिन सुमन की टीम अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी और इस तबाही को रोकने के लिए वो आखिरी कोशिश भी इसी उम्मीद से करके देखते हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। जब सभी वर्कर्स इमरजेंसी वाटर कैनन को खोलकर गैस को फिर से एक बार निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वाटर पाइप्स में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि पानी का प्रेशर फ्लेयर टावर तक पहुंच पाता। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब MIC गैस हवा में जा मिलती है और कुछ ही मिनटों के भीतर एक जहरीले बादल का रूप ले लेती है। राइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो बादल इतना जहरीला था कि उसने मात्र 1 घंटे के अंदर ही 3000 भोपाल वासियों को जान से मार दिया। और फिर ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया, जो धीरे धीरे 15,000 मौतों को भी पार कर गया। और जो बच गए वो इस गैस की चपेट में आकर अपंग हो गई। किसी की आंखें चली गई तो किसी को सांस की दिक्कत हो गई। यहाँ तक कि आज भी इसका असर यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप की रगों में आज भी वो जहरीली गैस मौजूद है। इस हादसे के बाद ये प्लांट तो बंद हो गया, लेकिन लोगों को इंसाफ कभी नहीं मिल पाया और जो मिला वो ना के बराबर था। क्योंकि इस हादसे के 5 साल बाद यूनियन कार्बाइड अमेरिका ने $470 मिलियन का मुआवजा देने की पेशकश की, जो करीब $600 प्रति पीड़ित था। आज के समय के अनुसार देखें तो अमेरिका ने एक मरे हुए भारतीय की कीमत 42,000 रुपए लगाई थी, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि इस जानलेवा फैक्ट्री ने जीते जी तो इनकी जिंदगी से खेला ही, वहीं इनकी मौत का भी अच्छा खासा मजाक बनाकर रख दिया। क्योंकि केवल पैसा ही नहीं बल्कि इस त्रासदी के दोषी एंडरसन को भी बख्श दिया गया, जिन्हें जिंदगी भर उनके गुनाह की सजा नहीं दी गई। वहीं भारत में मौजूद इस फैक्ट्री के 8 भूतपूर्व मैनेजर्स को जो सजा मिली उसे सुनकर इंसाफ पर आपकी हंसी छूट जाएगी, क्योंकि हजारों बेगुनाहों की जान का गुनाह था और सजा थी 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा, जिसके लिए भी उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दोषी वाकई में सजा के हकदार नहीं थे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।